जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है? स्वागत है आप सभी का भैया क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। 22 फरवरी को पेपर देने वाले हो तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पेपर को भैया यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। यूपी बोर्ड की मैं ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया हूं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना मेरे भाई। तो बस अपनी प्यारी सी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। रखा हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर क्यों बैठता है बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और आपन तुझको नंबर दिलाएगा। तो ठीक है, चलो यहां पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो मॉडल प्रश्न पत्र है, सत्र 2023-24 यहां पर देख सकते हो लिखा गया है। कक्षा 10 में हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और यहाँ पर विषय हिंदी, ठीक है। तो खंड आ हम शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर ध्यान देना, 70 का पूर्णांक होता है, तुम्हें पता ही होगा, और 30 नंबर तुम्हारे स्कूल से मिल जाएंगे। तो 100 में हमारा टारगेट है कि भाई 95 हम हिंदी में अचीव करें। तो अपने लर्न मंत्रा विकास भैया के साथ बने रहना, पूरा का पूरा तैयारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का जो समय मिलता है। और यहाँ पर सबसे पहले तुम पेपर देखो, तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा पेपर, ये बहुविकल्पी प्रश्न रहे, ठीक है। और यहाँ पर ये 20 नंबर के आते हैं, तुमको पता होगा। और उसके बाद ये देखो, ये रहे वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्न मैं यहाँ पर तैयार करवाने वाला हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न की ओर आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो खंड आ 20 नंबर के आते हैं, देख सकते हो पूर्णांक 20 का है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड का पेपर है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लांतर युग? तो जल्दी से बताइए, शुक्लांतर नहीं बल्कि यहाँ पर शुक्लोत्तर युग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसकी जल्दी से मुझे कमेंट कर देना कि भैया इसके जो लेखक हैं कौन है, किस युग के हैं, इसका मुझे कमेंट करके बता देना। देखता हूँ कितने लोगों का आंसर जो है वो सही आता है। उसके बाद सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर कहता है चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध की, कविता की, नाटक की, कहानी की? तो यहाँ पर याद रख लेना, चिंतामणि जो है दोस्तों निबंध विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है ये भी याद रख लेना भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तुमको पता होगा यार, मैक्सिमम स्टूडेंट को याद होगा। आगे यहाँ पर है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है? ठीक है। तो यहाँ पर आता है भैया मुंशी प्रेमचंद जी का, या जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और ये किस विधा की है? तो याद रख लेना, ये है भैया उपन्यास विधा की रचना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि भाई गबन किस विधा की रचना है, मान लो पूछ लिए तो क्या करोगे। आगे शुक्ल युग की समया अवधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1900 से 1918 तक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रख लेना भैया, जो शुक्ल युग की समया अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग काल कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार यानी भेंट वार्ता, या फिर रेखा चित्र? तो नीड़ का निर्माण फिर भैया किस विधा की रचना है? तो याद रख लेना, आत्मकथा विधा की रचना है। और ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ठीक है। आगे यहां पर आता है 6वें नंबर क्वेश्चन, प्री प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग? प्री प्रवास जो है दोस्तों आप याद रख लेना, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं उनकी रचना है। तो भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मधुशाला किसकी रचना है? जल्दी से बताइए जी, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध जी की, या फिर हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत? तो यहाँ पर याद रख लेना, मधुशाला जो है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, याद रख लेना। आगे भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? भारत भारती जो है दोस्तों वो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, ठीक है। ये काव्य रचना है तो इसकी विधा होगी नहीं। इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना और है महाकाव्य, क्या है? साकेत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है आधुनिक काल कब से कब तक है? जल्दी बताइए, 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, या फिर 1818 से 1936, 1936 से 1943? तो यहाँ पर याद रख लेना क्या है भाई, विकल्प नंबर 1 जो है वो सही है, 1843 से अब तक के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल? तो मतीराम जो है दोस्तों याद रखना रीतिकाल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो भैया
सिंपल। हास मतलब हंसी आना, जहां पर हंसी आती है वहीं पर हास होता है, तो हास ये हो गया हमारा विकल्प नंबर सी सही है। तो ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। जैसे कि करुण रस हो गया, तो हमारे करुण रस का स्थायी भाव जल्दी से मुझे कमेंट करना कि भैया क्या है, जल्दी से कमेंट करना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आगे हमारा आता है यहाँ पर भैया, क्या आता है यार, ये क्या हो रहा, 12 है, सोहत ओढ़े पीतपटे श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताइए जी। यहाँ पर उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। मनो मानो जनु जानो, ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर होगा। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है, विकल्प नंबर बी। अब भैया उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों होगा, तो तुम याद रख लेना मेरे भाई कि मनु मानो है ना, मनु मानो जैसे हो गया, ये दोनों में से कोई शब्द आ जाए, ठीक है, मनु मानो जनु आ जाए, या फिर कोई शब्द में जनु के जगह पर जानो आ जाए, ठीक है, या फिर मनहु जनहु आ जाए, मनहु और जनहु, ठीक है, जनहु। तो भैया ये शब्द अगर मिल जाए तो समझ जाना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर देखो ये मिल गया, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कहीं कहीं पर 8 लिखा होता है, कहीं पर 4 लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर 8 तो विकल्प में नहीं दिया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। क्या होता है, यह सममात्रिक छंद होता है और इसमें 24 मात्राएं टोटल मिलाकर होती हैं, तुमको पता होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आकर्षण में किसका प्रयोग किया गया, उपसर्ग मतलब जो पहले लगे। तो भैया यहाँ पर ये देखो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या हो जाएगा, आकर्षण, आ का प्रयोग हुआ है, डी नंबर विकल्प सही है। 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, जल्दी से बताइए, 2, 6, 5, 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है भाई, तो वो है 3 भेद, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया अब की बार वाच्य शामिल किया गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि याद कर लेना। उसके बाद आगे बढ़े, क्या आगे हमारा आता है, यहाँ पर देख सकते हो, पीतांबर में कौन सा अलंकार है, पीला है जिसका अंबर यानी वस्त्र, कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है हमारा आंसू का तत्सम रूप भैया, अश्रु अंशुरोना आंख, तो आंसू का जो है अश्रु हो जाएगा तत्सम रूप, तद्भव तत्सम भी पूछेगा। कार्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, भाव की प्रधानता, इसमें से कोई नहीं। भाववाचक जो वाक्य होता है उसमें भाव की होती है, कार्तवाचक में किसकी होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। आगे यहाँ पर है ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो यहाँ पर बताना जल्दी से, मुझे ये वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे बता देना, ठीक है। देखता हूँ कितने लोगों का आंसर सही होगा, क्वेश्चन में बनाए दे रहा हूँ। आगे 19, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो देखो ये तो मैं हमेशा से बताया हूँ कि भाई ये तो तैयार तुम्हें अगर नहीं अभी तक की हो तो नहीं करना, क्योंकि 1 नंबर के लिए तुम बहुत सारी चीज़ें खोजोगे बड़ी बड़ी, ठीक है। और हाँ, टाइम बचे तो कर लेना, फिर अभी तो ना करो, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हाँ, तुम्हें याद हो जाता है संस्कृत के जो भी ये वचन रूप हैं तो याद कर लो, मुझे तो कभी आज तक याद नहीं हुए, रियलिटी जो बता रहा हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो 20वें नंबर का क्वेश्चन भैया, तो एक ही आएगा अब की बार। सबसे बड़ी बात यही है बढ़िया कि भाई 1 नंबर का जो संस्कृत में आएगा ये तो बढ़िया है, अच्छी बात है ना, धातु रूप वगैरह नहीं आएगा, या दोनों में से एक आएगा, ठीक है, पहले 2 आते थे, तो ये है। तो भाई 20वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। भैया सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं जल्दी से बताओ, प्रोनाउन जो अंग्रेजी में होते हैं ना वही, ठीक है, क्या होते हैं, ही, सी, ठीक है, और इट, दे, ये सारे होते हैं, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग हम क्या है संज्ञा के स्थान पर करते हैं, है ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वह हो जाएगा यहाँ पर बचपन मनुष्य होगा नहीं, वह हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखो वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर बता देता हूँ ऊपर ऊपर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो वर्णात्मक प्रश्न में खंड बा, ये 50 नंबर का आएगा, तो यहाँ पर अथवा में भी देगा। सबसे बड़ी बात ये है, देख सकते हो अथवा में मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक करना होगा, और उसके लिए तुम्हें जानते हो दोस्तों कितने नंबर मिलेंगे, टोटल 6 अंक मिलेंगे, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव रुचि के लोगों से ही मित्रता हो, तो ये मित्रता वाले पाठ थे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस सबसे पहले पाठ का नाम पहचानो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले पाठ का नाम हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पाठ का नाम क्या हो गया, मित्रता। अब यहाँ पर हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि भाई मित्रता के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो आचार्य रामचंद्र कौन है, शुक्ल जी, ठीक है। अब शुक्ल जी हैं तो बस लिख डालो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां जहां पर रेखा खींची हुई है ना, ये वाली,
ये वाली रेखा, वह उसकी तुम्हें यहाँ पर व्याख्या बतानी है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसकी व्याख्या कर दो कि भाई मित्रता होने के लिए एक ही, लेखक का कहना है कि मित्रता होने के लिए एक ही स्वभाव एक ही रुचि वाले व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के बीच भी मित्रता हो सकती है। उदाहरण दे दो, राम लक्ष्मण दोनों भाई अलग अलग स्वभाव के थे, राम बहुत ही शांत स्वभाव, लक्ष्मण बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, फिर भी दोनों के भाइयों के बीच प्रगाढ़ मित्रता रही है। इस तरीके से बहुत सारा दे सकते हो। उसके बाद लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, सिंपल, इसमें पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा, मैं बता दूं, मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है कि भाई इसलिए कि भाई जो गुण हम में नहीं है वही गुण हम अपने मित्र में चाहते हैं, है ना, कि और लिख दो फिर थोड़ा सा बड़ा करके। अथवा में भी दिया है, देखो, हे भगवान तब के लिए ममता वाला है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ममता। अब ममता को किसने लिखा भाई, जयशंकर प्रसाद जी। कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अब बस मुझे यहाँ पर इसका जो है दोस्तों संदर्भ मुझे बताना, देखता हूँ कितने लोग बनाकर संदर्भ लिख लेंगे। 2 नंबर तुम्हारा ये फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद गद्यांश की रेखांकित की व्याख्या कर ही लोगे, इतना साहस पिताजी, ये सब है ना, ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हें रेखांकित की व्याख्या करना है, सारी चीजें। उसके बाद ये देखो पद्यांश आ जाएगा, तो पद्यांश दे सकते हो, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं, है ना, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले चरण कमल बंदम हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलागे, सूरदास जी की है, यहाँ पर ये देखो सूरदास आ गया है, तो ये सूरदास जी की रचना है। सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान देना, मैं एक चीज बता दूं, ये सूरदास जी की रचना है। दूसरी चीज भैया, सूरदास जी ने क्या लिखा है भैया हमारे उसमें, तो पद, है ना, सूरदास जी के पद। और ये किससे ली गई है, सूरसागर से, है ना, सूरसागर रचना है, बस तुम्हारा संदर्भ फिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर याद रख लेना, रसखान का भी एक इंपॉर्टेंट होता है, रसखान का, वो किसका होता है भैया, वो रसखान जी ने क्या लिखा है, सुजान रसखान से, कि भाई सवैये, रसखान जी का सवैये ही है ना, हाँ सवैये, ठीक है, तो सवैये रसखान जी का हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया तुलसीदास का भी याद कर लेना, बाकी चीज़ें याद कर लेना, मैं बता दिया हूँ। तुलसीदास का वन पथ पर हो गया, धनुष भंग हो गया, दोनों चीज़ें ली गई हैं। धनुष भंग श्री रामचरितमानस से, वन पथ पर कवितावली से, है ना, कवितावली से लिया गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ही हो गया। तो चरण कमल बंदाऊं हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंगपुरी बोले, रंग चले शीर्षत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ती पाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। यह शीर्षक श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक रचना से लिया गया है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर कर दो भाई, जो रेखांकित अंश है कि सूरदास जी कहते हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ रेखांकित अंश है, बस रेखांकित अंश देख सकते हो। अगर केवल व्याख्या बोले तो पूरे का व्याख्या करना पड़ेगा। बहिरो सुने गोंग पुनि बोले, सूरदास जी कहते हैं कि भाई उनकी मतलब अपने जो भी इष्ट देव हैं कृष्ण भगवान की कृपा होने से बहरा व्यक्ति भी क्या है, सुनने लगता है, यानी और गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्रधारी, जो भिक्षा मांगने वाले हैं रंक होते हैं, वह अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई, ठीक है, ऐसे भगवान की सूरदास जी बार बार वंदना करते हैं, बार बार बंदोती पाई। तो यहाँ पर पूरे का देख सकते हो, बहुत ही सरल ये चरण कमल बंदा वहीं राई, ठीक है। तो ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। 6 नंबर तुम्हारी ये फिक्स हो जाएंगे। अगर ये नहीं आता तो ये वाला कर लो, इसका इसे ही मतलब अथवा में दिया ही गया है, ठीक है। 6 नंबर इसका भी है। सुनी सुंदर बैन सुधा रसाने सयानी है जानकी, जानकी आ गया, जानकी मतलब सीता जी, और सीता मतलब राम, है ना। और सीता राम के बारे में रचना किसने लिखा है, जल्दी बताइए, सीताराम। तो मैया सीताराम के लिए कौन लिखे हैं, तुलसीदास। ऐसे ट्रिक लगाओ ना यार, ठीक है, तुलसीदास। तो देख सकते हो, बस तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, एक तो आपका लिखा है धनुष भंग, ठीक है, धनुष भंग, और एक तुलसीदास जी ने क्या लिखा है जल्दी से बताइए, वन पथ पर, वन पथ पर। धनुष भंग जो लिया गया है वो श्री रामचरितमानस, वन पथ पर कवितावली। तो यहाँ पर लिख दो भैया, ये किससे लिया गया है, तो ये धनुष भंग नहीं है भैया, वन पथ पर है। जब श्री राम जी को वनवास हुआ था तो जब वन जा रहे थे तो वो है, सुनी सुंदर बैन सुधारा साने सयानी जानकी जानी भली तिरछे कनी कनी, ये जो मतलब गांव के लोग देख रहे थे तब बोल रहे थे। तो इसका मुझे बताना जल्दी से, बाकी चीजें देख सकते हो। अब यहाँ पर हल्के में लोग क्या लेते हैं भैया, संस्कृत जो यहाँ पर होती है, तो इसको हल्के मत लेना, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए दोस्तों 5 नंबर मिलता है और बहुत ही सरल होता है, मैं बता दूंगा, बिल्कुल सरल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारा इंपॉर्टेंट है ही है, अथवा में भी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोनों में से किसी एक को करना है। सबसे पहले अनुवाद करना है, एक 3 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में लेखक का नाम लिखना नहीं, केवल पाठ का नाम मालूम होगा, हिंदी में ही लिखना है तो दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखो, हेसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थली, इत संस्कृत वाराणसी वाला चैप्टर है ना, भारतीय संस्कृति मानव जीवन संस्कृत संस्कृति, ये वही वाला है। तो अस्माक पूर्जा मानव, ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया आपका।
तो मान लो ये वाराणसी वाले चैप्टर से है, ठीक है। मान लो वाराणसी, एक तो वाराणसी वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तुम्हारा हो जाता है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ठीक है। अरे यार ऐसे कहाँ लिखूँ, भारतीय संस्कृति, ठीक है। देख लेना, ये दोनों चैप्टर का अनुवाद तुम तैयार कर लो, संदर्भ और अनुवाद हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है एक और क्वेश्चन कि भाई चौथा नंबर देखोगे, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत, ठीक है। तो ये हो गया। अथोम भी देगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो यहाँ पर इन दोनों में से दोनों का अनुवाद लिखना पड़ेगा और संदर्भ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैं बाकी इंपॉर्टेंट की बता ही दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये तो आप अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। दोस्तों मैं 1000% कहता हूँ आपका खंड काव्य जो सर बताएंगे ना वही आएगा, क्योंकि खंड काव्य जो होता है दोस्तों वो निर्धारित होता है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, वो मैं नहीं बता सकता। मुझसे यूपी के ना सारे जिले के स्टूडेंट पढ़ते हैं भैया 75, और मेरा सौभाग्य है जो विकास कभी पढ़ने में मतलब इतना होशियार नहीं था, आज लाखों बच्चों को पढ़ाता है भाई। 4,25,000 से ज़्यादा का अपना परिवार हो चुका है, समझ सकते हो। मुझे बहुत ही गौरवान्वित होता हूँ भाई मैं, मतलब कि भाई क्या बताऊँ, जो इतना कमज़ोर था, कभी फ्रंट बैठने में शर्म आती थी, टीचर हमेशा मारते थे, वो आज क्या कर रहा है, मतलब समझ रहे हो। वही है मेहनत, मैंने बहुत मेहनत की। फिर मैं 10th के बाद बहुत मेहनत की, उसके पहले मैं बिल्कुल इतना सही नहीं था, लेकिन 10th के बाद मैंने बहुत मेहनत की, सारी चीज़ें सीखी, समझ सकते हो। उसके बाद भाई ये देखो पढ़ लेना। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर देख सकते हो ये आता है सबसे पहले कि भाई लेखक परिचय, ठीक है। ये क्या है, लेखक परिचय, लेखक परिचय। अब लेखक परिचय दोस्तों वो आएगा तुम्हारा 5 नंबर का, मैं बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तैयार कर लो भैया, गारंटी है 5 नंबर का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, देखो दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है भैया यहाँ पर कवि परिचय। क्या है ये, कवि परिचय। तो कवि परिचय भी दोस्तों कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास का याद कर लो। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किए हुए एक श्लोक लिखना, जो ऊपर मैंने बताया उन्हीं को याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लेना, कोई ना कोई फंस जाएगा। 8वें नंबर में भाई निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का तुम्हें संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे। 4 में से कितना, 2 नंबर 2 देना पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें 2 नंबर मिल जाएगा। तो देख सकते हो, पूर्व राजा कहा हसीत, चंद्रशेखर कहा हसीत, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, भारतीय संस्कृत मूलम की मस्ती, ये सारी चीजें है ना। उसके बाद भैया 9वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए भैया 7 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और निबंध भैया किसका तैयार करें, कैसे तैयार करें, इसकी वीडियो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पर देखो पर्यावरण पर तैयार कर लो, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, ठीक है। ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट होता है भैया, मैं हमेशा देखता हूँ भैया आता है, इसमें से तो गायब है, स्वदेश प्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। आगे यहाँ पर आता है 10वें नंबर का क्वेश्चन, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये पत्र लेखन आता है। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ठीक है, तो ये पत्र लेखन भैया आता है 4 नंबर का आपकी बार। तो भैया पत्र लेखन तैयार कर लेना, पत्र लिखना सीख लो बस। पत्र लेखन तो बहुत ही सरल है, मुझे लगता है टॉपिक बनाना ही है ना, सेवा में वो बस 4 नंबर फिक्स। मतलब समझ रहे हो भाई, बिल्कुल मस्त आएगा। और हाँ, तुम इतना तैयार कर लो, फोड़ कराओगे हिंदी भाई 22 फरवरी को, मैं जानता हूँ। इतना बस तैयार कर लो, सही में तुम फोड़ दोगे यार। कुछ नहीं तो इसको जरूर तैयार कर लेना, पूरा का पूरा पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, ठीक है। पूरा फोड़ दोगे यार। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और शेयर करना यार इस वीडियो को अपने दोस्त के पास, जो भी तुम देख रहे हो भाई। और क्लास 10th वालों को बताओ अगर 12th में हो। चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। मेरा हिंदुस्तानी क्लासेज एक चैनल है छोटा सा, जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर 10th की वीडियो अच्छी अच्छी मिल रही हैं। तो हिंदुस्तानी क्लासेज सर्च करो यूट्यूब में, मिल जाएगा। नमस्कारम।